HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। 15 लाख रुपए की रकम से उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी को नए सिरे से किया जाएगा बहाल। JDU MLC डॉक्टर खालिद अनवर ने कौमी यौम तालीम के मौके पर उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में अपने खिताब के दौरान कही बात। पुलिस ने गन्ने की खेत से खातून की लाश की बरामद, ससुराल वालों पर गला दबाकर कत्ल का लगाया इल्जाम। JDU MLC ने बिहार की चारों सीटों के ज़मनी इंतखाबात से कबल NDA की जीत का किया बड़ा दावा। कहा कि बिहार के लोगों को सिर्फ वज़ीर आला नीतीश कुमार पर ही है भरोसा। मोतिहारी के बंजरिया ब्लॉक में कौमी यौम तालीम के मौके पर इसातिज़ा की मुबारकबादी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। ब्लॉक के कुल 20 इसातिज़ा को तालीमी शोबे में बेहतरीन खिदमात पर दिया गया अवार्ड। मुंशियात के खिलाफ पुलिस की तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई। 378 क्विंटल गांजे के साथ 6 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले कौमी यौम तालीम के मौके पर उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बिहार के मशहूर सर्जन डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ की सदारत में मुनक़द इस प्रोग्राम में JDU MLC डॉक्टर खालिद अनवर के साथ डिस्ट्रिक्ट लीगल एसोसिएशन मशरक़ी चंपारण के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, MS कॉलेज मोतिहारी के प्रोफेसर इकबाल हुसैन और उर्दू ज़बान के कई माहिरीनों ने शिरकत की। वहीं उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी के जनरल सेक्रेटरी अजीमुद्दीन हाशमी, सदर शबाब रज़ा और कमेटी के तमाम अरकान के साथ साथ चंपारण के कई दानिश्वरों की भी शिरकत रही। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद अनवर ने मौलाना आज़ाद की सवाने हयात पर रोशनी डाली और उर्दू लाइब्रेरी की तज़यीन व आराइश के लिए 15 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। मैं तो पहले ही वादा कर चुका हूँ डॉक्टर तबरेज़ साहब से, इनसे फोन पे मैंने वादा किया था पूरी कमेटी के लोगों से कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा इस लाइब्रेरी में अभी। और ये 15 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये तामीर उम्मीद कलर वलर ये सब होना है इसके लिए। लेकिन मैं एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसे की कमी नहीं होगी, बिल्कुल कमी नहीं होगी। आपके हौसले की कमी हो सकती है, पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी काम करना चाहे, आप मुशायरा करना चाहें, मोतिहारी प्रीमियम लीग मैच कराना चाहें, आप वॉलीबॉल मैच कराना चाहें, आप क्विज कंपटीशन कराना चाहें, आप बच्चों के कंपटीशन के लिए सेंटर बनाना चाहें, आप चाहें मेडिकल कैंप लगाना चाहें यहाँ पर, आप चाहें कि दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई ऐसा कल्याणकारी योजना शुरू करना चाहें, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। बस कमी सिर्फ इस बात की होगी कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इफेक्टिवली टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। वहीं डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ ने अपनी सदारती तकरीर में मौलाना आज़ाद से मुताल्लिक़ कई अहम निकात रखे। आज़ादी के बाद जामे मस्जिद दिल्ली से मौलाना आज़ाद का दिया हुआ खिताब सबके सामने पेश किया। उन्होंने आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी वो तो हर जगह हर प्लेटफॉर्म से बुलाया जाता है, मगर ये दो चीज़ें जो आज़ादी के बाद इन्होंने की, वो एक तो मुसलमानों के ऊपर एहसान बहुत बड़ा किया कि आज इतने मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने अपना सामान्य सफ़र बांध लिया था पाकिस्तान जाने के लिए, तो वो तारीख़ी तकरीर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो जामे मस्जिद से की, उस पे वो सामान जो खुल गए और लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हिंदुस्तानी में रहेंगे। तो ये मुसलमानों पे आप समझिए कि मुसलमान अभी जो हिंदुस्तान में हैं, तो जिस आप परव्यू में हैं और जिस तरह से आप महफूज हैं, पूरे आलम में आप हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत अच्छे कंडीशन में। तो ये एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत ही एहसान है। दूसरा एहसान जो मैं बतलाऊँगा, जो आम हिंदुस्तानियों पे है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कंट्रीब्यूशंस हैं, जो इस कंट्री को डेवलप करने में जो इनिशियल एज ए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, वो भुला नहीं सकता। हम लोग एक दो कंट्रीब्यूशंस बतलाते हैं, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही अल्फाज में कुछ बयान कर दूँ। वहीं प्रोग्राम में तकरीबन 28 सालों बाद हुए उर्दू लाइब्रेरी के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले तमाम मेंबरान को यादगारी निशानात और शॉल से नवाजा गया।
वहीं इस इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा करने वाले तमाम अफराद को भी एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम के बाद डॉक्टर खालिद अनवर ने मीडिया से खिताब करते हुए उर्दू लाइब्रेरी की तरक्की के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। देखिए, ये मोतिहारी उर्दू कुतुब खाना जो उर्दू लाइब्रेरी है, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत तारीख़ी लाइब्रेरी है। 1920 में ये लाइब्रेरी कायम हुई थी और आज नई कमेटी बनी। उन लोगों ने शिक्षा दिवस पे जो भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं उनके ऊपर प्रोग्राम रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये लाइब्रेरी समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। समाज में जो गरीब बच्चे हैं या बच्चियां हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके लिए एक अच्छी जगह बन जाएगी जहां बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। और इसी के लिए डॉक्टर तबरेज़ साहब और यहाँ जो नई कमेटी बनी है, मोहतरमा शबाब रज़ा हैं उनकी अध्यक्ष और ये आज़मुद्दीन हाशमी साहब हैं उनके सेक्रेटरी, तो इन लोगों को मुबारकबाद देने और इनकी कमेटी को हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे। लाइब्रेरी के विकास को लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार हर ज़िले में लाइब्रेरी के विकास के लिए एक फ़ंड रखती है। अब लाइब्रेरी की कमेटी को ये तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारी सरकार किसी भी लाइब्रेरी को, चाहे किसी वर्ग की लाइब्रेरी हो, पैसा देने में कोई कमी कभी नहीं करेगी। आप कल्चरल प्रोग्राम करना चाहें, आप किसी तरह का भी प्रोग्राम, स्पोर्ट्स में अगर आपकी दिलचस्पी, स्पोर्ट्स में जाना चाहें या कोई प्रतियोगिता किसी तरह का करना चाहें, सरकार के पास फंड है, आप रजिस्टर्ड हैं, आपके पास एप्लीकेशन दीजिए, आपको पैसा मिलेगा। हम दिलाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपको बिल्डिंग बनानी उसके लिए पैसा मिलेगा, क्या चाहिए हर तरह का पैसा मिलेगा। बस आप लोग हौसला कीजिए और काम कीजिए। इनिशियल जो आपने 15 लाख का अनाउंसमेंट किया है, ये कब तक जो है लाइब्रेरी कमेटी को मिल जाएगा या इससे डेवलपमेंट में काम होंगे? देखिए, लाइब्रेरी के पास अभी तक अपना अकाउंट नहीं है, इसलिए लाइब्रेरी को मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट का काम सरकार अपने तरीके से कराएगी। चूँकि ये हमारा निजी फंड होता है तो उसका एक तरीका होता है, मैकेनिज़्म होता है। उस तरीके से इन्होंने बताया है कि मरम्मत का काम है और रंग रोगन का काम है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है नहीं, तो उन सब का काम जैसे होगा कमेटी के लोगों से बात करके उसका हम करेंगे। मौके पर नीतीश के इंतहाई करीबी माने जाने वाले खालिद अनवर से जब यौम तालीम के मौके पर ज़िला में किसी भी सरकारी सतह के प्रोग्राम की आदम मौजूदगी से मुतालिक सवाल पूछा गया तो वह पटना में मुनक़द प्रोग्राम का जिक्र करने लगे और हुकूमत की नाकामी को छिपाते नजर आए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने बताया कि शिक्षा दिवस जो मनाया जा रहा है, ये पहली बार इसका इनिशिएट जो है नीतीश कुमार जी ने ही किया था। बड़े अफसोस की बात है कि इस ज़िले में सरकारी स्तर पर या जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं या फिर इवन की जो MJCOB सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं दिखा। आज उर्दू से जुड़े कुछ लोग प्रोग्राम किए कल टाउन हॉल में, और आज यहाँ पे उर्दू कुतुबखाना के ज़रिए प्रोग्राम हुआ, लेकिन सरकारी स्तर पर या जो भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं हुआ। क्या ये नीतीश कुमार का जो एक तरह से शिक्षा दिवस को लेकर के आया, फिर उन्हीं के ज़रिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा दिवस की बेहुरमती इसको कह सकते हैं? देखिए, इतने मनफी सोच के साथ बात नहीं करनी चाहिए। आज पटना में शिक्षा दिवस पे शिक्षा विभाग ने ज्ञान भवन में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया तमाम स्कूलों को 2019 में, और ये ऑर्डर जारी किया कि वो लेटर यथावत है, यानी उसी लेटर के हिसाब से आपको काम करना है। और जो सरकारी स्कूल है उसमें बाज़ाब्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे बातें की गई और शिक्षा दिवस पे शिक्षा कैसे आगे बढ़े समाज में, इस पे बातचीत की गई। तो ऐसा मत समझिए कि कुछ हुआ नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मोतिहारी में, इस जिले में कहीं भी सरकारी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, सरकारी स्तर पे हमने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पता किया। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे अंडर में नहीं आता है। प्रशासनिक स्तर पर भी कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। नहीं, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं, जो डिपार्टमेंट है, उसमें काम हुआ है। बाकी प्रशासनिक स्तर पे तो इसमें होना नहीं है, शिक्षा विभाग में होना है। से भी बात करने की कोशिश की, कोई प्रोग्राम नहीं था शिक्षा दिवस पे। नहीं, अगर जहां आपको प्रोग्राम नहीं तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, और जहां प्रोग्राम हुआ उसकी तारीफ करनी चाहिए। मशरकी चंपारण जिले के मोतिहारी में गन्ने के खेत से खातून की लाश बरामद हुई है। मुतवफ़्फ़ी के घर वालों का इल्जाम है कि उसकी लड़की को ससुराल वालों ने गला दबाकर कत्ल किया है। वाकया मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना इलाके के सफही सरिसवा गांव की है। वहीं मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त दुखन माजी की 32 साला बीवी सरिता देवी के तौर पर की गई है, जो सरिसवा गांव के रहने वाले हैं। वाकये के बारे में मुतवफ़्फ़ी के मां ने बताया कि उन्हें उसके दामाद का फ़ोन आया कि वह अपनी बेटी के घर जल्द आए। इसके बाद मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि पटीदार में ही किसी की मौत हुई थी।
इसके बाद उसने फोन को बंद कर दिया और मेरी बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। गांव वालों से इत्तला मिलने के बाद जब हम वहां पहुंचे तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी शुरू की तो बेटी की लाश घर से कुछ फासले पर गन्ने के खेत से मिली है। इस वाकये के बाद तमाम ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। इस पूरे मामले में रघुनाथपुर थाना के एसआई सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि इत्तला मिली है कि एक खातून का गला दबाकर कत्ल किया गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गन्ने के खेत से उसकी लाश बरामद की है, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मतवफ़ी के अहले खाना की जानिब से अब तक कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई है। दरखास्त मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। मार दिलन दामाद हमर हानु हमरे लगे फोन कैलन हानु जानल जाता फोन कैलन से बलुआई जल्दी हम कहनी जे बउआ से हम 10-11 बार 9 बार करा के स्नान कऽ के हम आवा तनी तो खाना तू बनावा आम तो तही खाम तो फोन रख दिलक। ओकरा बाद में बेटी के मार के मुआ दिलक। कहाँ शादी करे? इहे सौंपही रघुनाथपुर ना, हाँ सौंपही सरीसावा जी ना। खो जाते थाना गेल लो तो खोजते खोजते तो जाके तो रात मिलल बा 7 बजे 8 बजे रात ऊँखी में लाश जी। थाना दू गाड़ी थाना गेल लो नु तब खोजनी से सब कोई मिल के तब मिलल लाश। ये तीचू के बाचा ना बतावत रहल कौनो गांव समाज के लड़का सब के कहाँ दुनी पता कर दिले बा कौनो नहीं के घरे ओकरा। बिहार की कुल 4 सीटों पर होने वाले ज़मनी इंतखाबात की मुहिम भले ही रुक गई हो, लेकिन इसके साथ ही तमाम पार्टियों की तरफ से जीत के दावे भी शुरू हो गए। इसी बीच जदयू के सीनियर लीडर और एमएलसी खालिद अनवर ने बिहार के 4 सीटों के ज़मनी इंतखाबात से कबल एनडीए की जीत का दावा किया है। खालिद अनवर ने कहा है कि बिहार के अवाम को वजीर आला नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है और एनडीए 4 सीटों पर अजीम इत्तेहाद को शिकस्त देने के लिए काम करेगी। लोगों ने आरजेडी इत्तेहाद को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। बिहार के अवाम ने खानदानी बदउनवानी सियासत को भी खत्म कर दिया है और 2025 के असेंबली इंतखाबात में एनडीए ने 220 सीटें जीतने का फैसला किया है। खालिद अनवर ने जनस्वराज के प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि प्रशांत किशोर इस ज़मनी इंतखाबात में सियासी तौर पर मुकम्मल नाकाम हुए हैं। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान वह खुद वाजे कर चुके हैं कि वह लीडर नहीं है। प्रशांत किशोर सियासत में जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। नीतीश कुमार हो या कोई बड़ा लीडर, प्रशांत किशोर उनके बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि 13 करोड़ लोग वजीर आला नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया था और ये उपचुनाव जो 4 सीटों पे है, इस चुनाव में भी लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को या उनके साथ जो पार्टियां उन सबको रिजेक्ट कर दिया है। जनता का मूड बहुत साफ साफ है कि हम उनके साथ खड़े होंगे जो हमारे लिए खड़े हैं, हमारा काम किया है। नीतीश कुमार जी का काम हर जगह नज़र आ रहा है और सब लोग ये चाहते हैं कि परिवारवादी व्यवस्था, स्टेट को जो लोग लूटते हैं, जो करप्शन करते हैं, अपने भाई भतीजे के लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए पूरे बिहार को दांव पे लगा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ जनता खड़ी होने को तैयार नहीं है। आपको 13 तारीख को बड़ी तादाद में लोग एनडीए ब्लॉक को वोट देने जा रहे हैं और 23 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि बिहार की जनता एक मरतबा फिर नीतीश कुमार पे मुकम्मल भरोसा कर रही है और 2025 में हमको 220 से ज़्यादा सीटें आने जा रही हैं। प्रशांत किशोर क्या करिश्मा दिखाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो फेल होने जा रहे हैं। जनता ने उनको फेल कर दिया है, उनको नेता मानने को तैयार नहीं है और वो ऐसी बदतमीज़ी की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के ख़िलाफ़। जिस नीतीश कुमार पे 13 करोड़ बिहारी मरते हैं, उनके खिलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और राजनीति में उन प्रवृत्ति के लोगों को आगे बढ़ाना जिसको 2005 में ही जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसी सूरत में प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक भविष्य है मुझे उज्जवल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हम लोग लोकतांत्रिक चीज़ों में यकीन रखते हैं, चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आगे बढ़ें, लेकिन उनकी जो अनस्टेबिलिटी है, किसी मामले में वैचारिक तौर पे कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, इससे महिलाएं बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने उल्टी सीधी भाषा इस्तेमाल की जिससे लोग नाराज़ हुए और उनका कोई विज़न बिहार के लिए नहीं है, इसलिए लोग उनको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन वो फेल हो गए। 13 तारीख को प्रधानमंत्री एम्स का शिलान्यास करेंगे दरभंगा में और बिहार में उपचुनाव हो रहा है। राजद इस मामले को लेकर
कई तरह के सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि पारिवारिक प्रोग्रामों में प्रधानमंत्री जी आएँ। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में एक एम्स का शिलान्यास हो और माननीय प्रधानमंत्री आकर के शिलान्यास करें। हम 13 करोड़ बिहारी इस बात से खुश हैं कि बिहार की तरक्की के लिए जो भी काम करेगा, जो भी बिहार के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और बिहार के जनमानस के लिए जो काम करेगा, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। सेंटर ने ये तय किया है हमारे जनता दल यूनाइटेड के अनुरोध पे कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ शिलान्यास करें। हम लोग स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल को के चेहरे को बिहार के लोगों ने समझ लिया, पहले भी और आज भी, कि विकास के कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। झारखंड में लालू जी पुराने अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, अभी 2 साल पहले की बात है, तेजस्वी यादव जी ने अपने माता पिता का पोस्टर से फोटो गायब कर दिया। उनको शर्म आ रही थी कि मैं एक करप्ट लीडर का फोटो क्यों रखूं। हम लोग को अफसोस हुआ कि जिस लालू यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद डाली, उनके फोटो को आपने गायब कर दिया, उनको बेइज्जत कर दिया। अब आज उनको लग रहा है कि नहीं, उसी करप्शन के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो लालू जी को, बीमार लालू जी को लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया। ये सब चलने वाला नहीं है। ये दिन गए कि जब आप पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को और लोगों को डराते थे और वोट लेते थे। अब बात ये होती कि आप मेरे लिए क्या करेंगे बताइए, तब हम आपको वोट देंगे। नीतीश कुमार ने काम किया है इसलिए वोट दे रहे हैं। आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, क्या करके दिखाया है, इस पे वोट मिलेगा। लालू जी या लालू जी के गैंग के जितने लोग स्टेज पे आ जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यौम तालीम के मौके पर 22 बंजरिया जिला परिषद के रुकन इंजीनियर तौसीफुर रहमान की तरफ से मोहम्मदपुर हाई स्कूल में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस एसातिज़ा एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क के पहले वजीर तालीम और अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को याद किया गया। इसके अलावा बंजरिया ब्लॉक के कुल 20 एसातिज़ा को तालीमी मैदान में उनके तख्लीकी और मुस्बत कामों के पेश नज़र यादगारी निशान और शॉल उड़ाकर बेहतरीन तालीमी खिदमत अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर ज़िला परिषद रुकन तौसीफुर रहमान ने कहा कि तालीम की खिदमत ही दरअसल इंसानी खिदमत है। तख्लीकी और मुस्बत काम करने वाले एसातिज़ा की हौसला अफजाई की जानी चाहिए और इससे उन एसातिज़ा में तवानाई पैदा होती है। उन्होंने कहा कि नए एसातिज़ा की आमद से बंजरिया में नया तालीमी इनकलाब आया है। वहीं DPO कम इंचार्ज BO ने कहा कि एसातिज़ा की पुरवकार तकरीब खुशाइंद इक़दाम है। मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ एसातिज़ा पर मुनहसर है। इस मौके पर ज़िला क़रियती बहबूद अफसर शशि भूषण तिवारी, DPO कम इंचार्ज BO बंजरिया अखिल वैभव, नायब सदर ज़िला काउंसिल मशरक़ी चंपारण अखिलेश्वर यादव, डॉक्टर मंजर नसीम समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मोतिहारी पुलिस ने मुंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक और स्कॉर्पियो में नेपाल से स्मगलिंग के जरिए 378 किलोग्राम गांजे के साथ 6 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया है। स्मगलर नेपाल से गांजा लेकर मशरक़ी चंपारण जिले के रास्ते दूसरे जिले में पहुंचाने जा रहे थे। आपको बता दें कि पहाड़पुर पुलिस को इत्तला मिली थी कि स्मगलर स्कॉर्पियो और ट्रक में गांजे की एक बड़ी खेप पहुंचाने जा रहा है, जिसके बाद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वर्ण प्रभात की हिदायत पर अरेराज SDPO की क़यादत में गाड़ी की चेकिंग की गई और गाड़ी समेत 6 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया। मामले के ताल्लुक से SDPO रंजन कुमार ने कहा कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि स्मगलर गांजे की एक बड़ी खेप बेतिया के रास्ते दूसरे अजला में स्मगलिंग करने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्मगलरों को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। गांजा जो है वो SH के माध्यम से पहाड़पुर थाना क्षेत्र होते हुए डुमरिया घाट की तरफ जाने वाला है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम बनाई गई। टीम द्वारा सत्यापन के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु पहाड़पुर थाना के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में एक DCM ट्रक और एक स्कॉर्पियो को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो DCM ट्रक से कुल 43 पैकेट गांजा और स्कॉर्पियो से 2 पैकेट गांजा बरामद हुआ और कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और एक विधि विरोध किशोर को भी पकड़ा गया। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि गांजा की तस्करी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों में एक अशोक गुप्ता, लक्ष्मण शाह, जयप्रकाश यादव, ये दोनों नेपाल के रहने वाले हैं। अशोक शाह आदापुर के रहने वाले हैं। रवि कुमार दुबे नकरदेई के रहने वाले हैं।
और औरंगजेब खान तेलुआ के रहने वाले, और एक विधि किशोर जो है नौतन थाना बेतिया का रहने वाला है। इस कांड में आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हम लोग तलाश रहे हैं और आगे इसमें और भी कार्रवाई होगी। इसमें बरामदगी में कुल 45 पैकेट गांजा बरामद हुआ है, जिसका वजन करीब 378 किलोग्राम, मोबाइल 7, एक DCM ट्रक। मार्केट मूल्य क्या होगा सर इसका? अभी आप पता करवा के बताएंगे। और एक स्कॉर्पियो और भारतीय रुपया 7706 रुपये और नेपाली 1665 रुपये बरामद हुए। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।